हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोबाइल लेक्चर्स में। मैं मोबाइल आपका स्वागत करता हूँ मोबाइल लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 का हिंदी का सैंपल पेपर की आखिरकार हिंदी का पेपर जो वो आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार आएगा और आपको किस प्रकार सोल्व करना है। सही भैया, तो आज की इस वीडियो में एकदम डिक्टो तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो आप जितने भी साथी जन इस वक्त हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तो अवश्य कर देना। दोस्तों देखो, शेयर वीडियो को अवश्य कर देना ताकि जितने भी कमजोर छात्र हो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल अभी तक उन्होंने कॉपी नहीं खोल के देखी, वे भी इस पेपर को अच्छी तरह समझ सके और अपने पेपर में अच्छा स्कोर पा सके। सही है भैया, तो देखो आइए बिना देरी के अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला अगर यहाँ आप समझने का प्रयास करियो तो जो आपका हिंदी का पेपर आता है वो 70 पूर्णांक का आता है, मतलब आपका हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता है, जिसके लिए जो आपकी समय अवधि होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की समय अवधि होती है, जिसमें जो आपको ये 15 मिनट जो होती है वो पेपर को रिवाइज करने के लिए मिलती है, मतलब पढ़ने के लिए मिलती है। आपको पेपर को 15 मिनट जो होती है पेपर को पढ़ने के लिए मिलती है कि भाई आप पेपर को पढ़े और समझे कि भाई पेपर में आखिरकार हमें क्या क्या दिया है और हमें किस प्रकार करना होता है। सबसे पहले ध्यान रहना कि जो चीज तुम्हें आती है पेपर में, जो चीज तुम्हें आती है सबसे पहले भैया उसे को हल करना है तुम्हें। जो चीज तुम्हें भैया पेपर में आती है सबसे पहले उसे हल करना है। उसके बाद जो चीज तुम्हें नहीं आती है उसको बना बना के करना है। भाई छोड़ना कुछ नहीं, बनाना किस प्रकार आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर यहाँ आप समझने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो ये समाप्ति तो आपको पता चल गया था भैया कितना, 3 घंटे 15 मिनट। क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो अभी मैं फिर से बता देता हूँ भैया, क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप यह समझने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ निर्देश जारी कर दिए रहते हैं शुरू में कि भैया जो प्रारंभ में देखो निर्देश दिए रहते हैं। प्रारंभ में जैसे प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती है। और भैया सेकंड क्या कहता है जैसे इसका कि भाई प्रश्न पत्र जो वो 2 खंड ए और भैया ब में विभाजित होता है। फिर देता है कि प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट, मतलब आपको एक OMR सीट मिलती है और उसको आपको नीले या काले पेन से सही विकल्प पर गोल बनाना होता है। जैसे मान लो आपको ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अब जैसे मान लो आपका सी सही है तो आपको सी पे ही क्या बनाना होता है, गोल बनाना पड़ता है। इस प्रकार होता है। सही है भैया, तो आपको 20 विकल्प मिलते हैं और आपको भी अपनी OMR सीट में भरने होते हैं, ना कि कॉपी में। सही है भैया, कॉपी में नहीं भरने होते। फिर देखो इसका 4 पॉइंट क्या कहता है कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है। मतलब क्या होता है कि आपके 20 बहुविकल्प आएंगे और 20 बहुविकल्प कितने नंबर के होंगे, 20, क्योंकि भाई प्रत्येक बहुविकल्प एक जो बहुविकल्प होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। तो भैया 20 बहुविकल्प कितने नंबर के हो जाएंगे, 20 नंबर के हो जाएंगे। बहुत सिंपल है क्या। हाँ भैया, तो इस प्रकार होता है। सही भैया, अगर यह समझने का प्रयास करोगे तो 5वां पॉइंट कहता है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के तत्पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लो आपने जैसा वाइटनर जैसा आप जैसे OMR सीट भर रहे हैं भैया, अब यह समझने का प्रयास करियो 4 बहुविकल्प आपको दे रखे हैं। अब जब आपको 4 बहुविकल्प दे रखे हैं, मान लो आपको लगा कि यार हमारा बी सही होगा, आपने बी पर काट दिया गोल कि भाई आप हमारा बी सही। और फिर थोड़ी देर बाद क्या आपको लगा भाई यार इसका तो बी ना, यार इसका तो दूसरा सी सही था, मुझे तो सी पे गोल करना चाहिए। तो आपने जैसे बी पे कर दिया, तो आपने बी पे तो कर दिया गोल, अब आपको सी पर आप सोच रहे हैं यार सी सही होगा, तो आप सी पे गोल मत करना। अगर आपने बी पर कर दिया तो बी पे रहने देना। अगर मान लो आपने सी पर सही कर दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आपके जो 20 नंबर होंगे वे भी काट दिए जाते हैं अगर आप इतनी छोटी छोटी गलती कर देते हो तो। सही भैया, क्योंकि इसमें पहली में हिंदी में लिख कर देते हैं कि भाई ऐसा प्रयोग नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बहुविकल्प वाले ये पेपर में आपके 1 नंबर भी नहीं चढ़ाते हैं, वो इसलिए ध्यान रखना एक ही बहुविकल्प पर गोल करना जो आपको सटीक लगे। सही भैया, अब यह देखो समझने का प्रयास करिए। और देखो अगर यह समझने का प्रयास करोगे तो देखो इसका 6वां पॉइंट कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाते हैं। मतलब जैसा आपको ये दे रखा पहला बहुविकल्प इसके सम्मुख दे रखे नंबर, जैसा दूसरा बहुविकल्प दे रखा इसके सम्मुख ये दे रखा है, तो इस प्रकार जो अंक दिए जाते हैं। सही है। अब आ जाओ देखो खंड ए पर,
खंड ए आ गया हमारा। अब देखो बिना देरी के अब हम देखो खंड ए को डिस्कस करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। सही भैया, खंड ए क्या कहता है कि बहुविकल्प प्रश्न वही आपको ओमार सीट पहली मिल जाएगी, आपको ओमार सीट में भरने, ना कि कॉपी में। पहला प्रश्न कहता है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो जिस भी युग के लेखक होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। जैसे भी सेकंड प्रश्न कहता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि इन चार ऑप्शन में जिस विधा की रचना होगी आपको ओमार सीट में उस ऑप्शन पर गोल कर देना है। सही भैया, और देखो अगर यह समझने का प्रयास करोगे तो फिर देखो क्या दे रखा, फिर दे रखा फिर दे रखा कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, शायद मुंशी प्रेमचंद्र की होगी, और जिसकी भी होगी आपको लगा देना है। सही भैया, फिर दे रखा कि भैया शुल्क युग की समाप्ति क्या है। यो आपको पता होना चाहिए कि भाई शुल्क युग होता है उसकी समय अवधि क्या है, यो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न जैसे दे रखा भैया कि नेक्स्ट प्रश्न दे रखा कि नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आपको जिसकी भी होगी आपको उसका राइट आंसर लगा देना होता है। और यह समझने का प्रयास करियो भैया। जैसे छठा प्रश्न दे रखा कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, और जैसे सातवां दे रखा भैया मधुशाला दे रखा, मधुशाला जो वो मधुशाला किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है। और आपको दे रखे देखो बतेरे सारे 20 प्रश्न दे रखे, तो देखो आइए 20 के 20 प्रश्न को देख लो। और देखो जैसे, और इसमें आपको थोड़ा सा भाग जो होता है ना, वो जो व्याकरण वाला भाग होता है, जैसे बे होते हैं अब जा, जैसे आपके पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, विलोम शब्द आ जाते हैं, तो ये भी आपको इन 20 बहुविकल्प में क्या होते हैं ना, सम्मिलित कर देते हैं। ये पहली मतलब बाद में दे रहते हैं, इसलिए 20 वे दे देते हैं बहुविकल्प, और ये 20 के 20 बहुविकल्प क्या कर देते हैं, सारे टॉपिक से रिलेटिव कर देते हैं। मतलब आपका व्याकरण रूल जो होता है बहुविकल्प प्रश्न का वो भी इसमें हो जाता है निर्धारित। तो आइए अगर आप देखो तो भैया प्रश्न संख्या 1 से देखो बहुविकल्प प्रश्न है, और ये भैया कहाँ तक है प्रश्न संख्या भैया कहाँ तक है 20 तक है। सही है भैया, तो 20 तक देखो 20वां प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में कौन सा सर्वनाम होगा। तो ये तो देखो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, इसमें आपको इतना दिमाग, अगर मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको इसमें इतना दिमाग लगाना है नहीं, बस आपको इसमें वही तुक्काबाजी का अपना करिए, क्योंकि वो मार्क सीट मिलेगी भंडे कोई लगभग। अगर आप तुक्का भी मार खाओगे, देखो कमजोर छात्र के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो आप तुक्का मार गए 20 प्रश्नों का, आपने 20 प्रश्नों का तुक्का मारा, तुक्के मार के भी अगर आपके 8 सही, भाई पहुंच जाओ 8 सही, बाजू बाजू के 15 सही हो जाए तुक्के में, मान लो आपका 8, अरे चलो 8 तो छोड़ो यार, 8 छोड़ो, अब मान लो आप 5 तो सही करेगा कार्य 20 में से। मान लो अगर आपके तुक्कों में 5 प्रश्न सही हो रहे हैं ना, तो वे 5 प्रश्न क्या होंगे, आपके 5 नंबर दे देंगे। वे 5 प्रश्न क्या होंगे, 5 नंबर दे देंगे, और भैया जिसके जितने भी सही होंगे वे अपनी ओमार सीट में भर देना। आइए अब जो आता है वो खंड व्यय आता है। अब खंड व्यय को समझते रहना भैया जरा। खंड व्यय होता है इंपोर्टेंट, तो वर्णनात्मक प्रश्न खंड व्यय। भैया खंड व्यय का जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो अगर भैया समझने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे, तो देखो ये नीचे 3 प्रश्न दिए होते हैं आपको। ये 3 प्रश्न, पहला क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर क्या है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग जो एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये तो आपको 3 प्रश्न दे रखे। अब इन्हीं 3 प्रश्नों को आपको क्या करना होता है, इसमें से लिखना होता है। देखो पहला प्रश्न क्या था कि गद्यांश का संदर्भ लिखना, कि मतलब ये जो आपको गद्यांश या इसको आपकी भाषा या हमारी भाषा में बोल दी जाती है व्याख्या, ये जो व्याख्या है वो किस पाठ की है, इसके लेखक कौन है, पहले प्रश्न में आपको वो लिखना होता। आप कुछ भी लिख दो, अगर देखो मैं उसके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो पहले वीडियो ही हमारी देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं देखो क्या बताऊं कि आपको हिंदी में एक गद्य में, देखो आपको गद्य में क्या करना है, एक तो पाठ का नाम याद कर लेना कोई सा भी, एक गद्य में पाठ का नाम याद कर लो, गद्य में पाठ का नाम याद, और एक गद्य में एक लेखक का नाम। मान लो आपने क्या करा भैया, आपने क्या करा, पाठ का नाम याद कर लिया मित्रता, मित्रता पाठ का नाम याद कर लिया आपने, गद्य में देखो मित्रता, लेखक इसके तुम्हें पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भैया आपने पाठ का नाम तो याद कर लिया मित्रता, और आपको लेखक पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको गद्य में जो पहला पॉइंट मिलेगा ना, पहला कि भाई संदर्भ लिखिए, तो आपको बस ऐसे लिख देना। देखो मैं बोल रहा हूँ किस प्रकार कि प्रस्तुत पद्यांश, सॉरी प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश की बात चली, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अगर मान लो आपने यो लाइनें लिख दी ना, इस यो लाइनें लिख दी तो आपके देखो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, एकदम सिंपल 2 नंबर पक्के। सही है भैया। सेकंड प्रश्न कहता है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो एक गद्य में कोई सा भी पाठ रट लो भाई, कोई सा भी। देखो मैं यो नहीं कह रहा कि आप मित्रता, भाई मैंने तो बता दिया मित्रता रट लो, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप कोई सा भी रट लियो जो भी आपको लगे। अब जैसे सेकंड रखा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की जैसे व्याख्या करने को अगर हमें कभी भी आती है तो ये जो आपकी व्याख्या होती है, इस व्याख्या में देखो रेखा कहाँ खींच रही है, एक तो शुरू में खींच रही है और एक दूसरे में कहाँ तक आकर्षित होते हैं। तो आपको केवल इसकी नकल उतार देनी होती है दूसरे की। तो जहां तक लाइन खींची होती है उनकी नकल। तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो बस आपको इतनी सी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो लिख देना और बस आपका प्रश्न संख्या 2 सही हो जाएगा, जिसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित कर दी जाएगी। सही भैया। तीसरा प्रश्न कहता है आपको, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप इसे जब पढ़ोगे तो इसमें आपको देखो, वैसे तो इसका शुरू में दे रखा कि यह बात कोई नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों को मित्रता, लोगों में मित्रता ही हो सकती है, तो मित्रता हो सकती है। जैसे इसमें दे रखा कि लोगों एक दूसरे को देखकर, जो समाज के अनुसार विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, तो वे क्यों होते हैं भैया, स्वभाव और रुचि के कारण। ऐसे लिख दो बस भैया, स्वभाव और रुचि के कारण, ऐसे लिख देकर। तो भैया इसके लिए भी आपको कितने 2 अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे। अब जब इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके, मतलब कुल अंक कितने 6। तो यो जो आपका गद्यांश आता है वो आपके पेपर में 6 नंबर का आता है। ध्यान रखना भैया 6 नंबर का आता है, एकदम डिक्टो तरीके से आता है। आप अगर आपको मान लो आपने प्रश्न भी ना ढूंढा, देखो आप और कमजोर छात्र हो, तो आप और कमजोर छात्र क्या करो, सबसे पहला उत्तर ऐसे डाल देकर पहला उत्तर। संदर्भ लिखना होता पहले में, तो संदर्भ लिखियो, हेडिंग, संदर्भ हेडिंग लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भैया शुरू का रट लो, बस यूं ही रट लो यार, जो भी ना बता दे। दूसरा क्या, अब तुम दूसरे का लिखोगे तो देखो ऐसे लिखियो भैया, दूसरे का उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, तो यहां से रेखा से यहां लो उतार दो, आंसर हो गया। भैया कितने नंबर हो गए पक्के, 2। सिंपल है, डिक्टो तरीके से आपको हलवा तरीके से बताएंगे यार, बिल्कुल आसान शब्दों में यार, कमजोर छात्र भी अगर है तो वह आसानी से समझ पाए। तीसरा दे रखा लेखक के अनुसार, जो इसमें से ना पता चल गया भाई, ना पता चल गया कुछ मत करो आप बीच ऊच में से, वैसे तो इसमें तो हमें पता चल गया भाई, इसमें शुरू में दे रखा। मान लो आपसे ऐसा ना मिला तो आप कहीं से भी 2 लाइन उतार दो, कोई सी भी 2 लाइन इस पैराग्राफ में, यहां से यहां लो कि 2 लाइन उतार दो, कोई सी भी आपका आंसर सही। तो आप लिख दो ऐसे तीसरे का उत्तर और बराबर लिख दो भैया, बराबर 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 तो ना वैसे तो, क्योंकि आप बीच में ऐसा आउटलाइन तो खींचते हैं, ऐसा आउटलाइन खींचेंगे, ऐसा आउटलाइन खींचेंगे, इधर आप जैसा उत्तर लिखोगे तो इस बीच में बस कोई भी 2 लाइन अपनी लिख देना। सही भैया, 2 लाइन आप लिख देंगे तो आपका एकदम डिक्टो तरीके से कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, एकदम डिक्टो तरीके से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे भैया, 6 नंबर। 6 नंबर आपके आसानी से पक्के हो जाएंगे। सही भैया, अभी एक को समझने का प्रयास करिए। उसके बाद देखो अथवा में दिया रहता, मान लो आपको ऊपर वाला ना पता तो आप यो वाला अथवा वाला करना। ये दे रखा कि ये भगवान तब के लिए, जो भी आपको वैसा पता होगा कि किस पार्ट की, मान लो वैसा भैया हमें तो 2 चीज देखो, अगर यह समझने का प्रयास करोगे। अब हम पढ़ रहे जो वो अब चल रहा हमारा खंड ख, और खंड ख में क्या होता है, जो खंड ब चल रहा अब हमारा खंड ब में क्या होता है, हमें गद्यांश में 2 गद्यांश मिलते हैं, मतलब गद्यांश में 2 व्याख्या मिलती है, एक ऊपर रहती है और एक नीचे रहती है, मतलब एक अथवा में रहती है। तो 2 में से एक करनी हमें, तो कोई सी भी, दोनों मत करिए यो। अगर भैया आप दोनों करिए तो आपके 6 नंबर भी गए, तो 2 अथवा वालों में से एक ही करनी होती है। सही भैया, एक करनी होती है तुम्हें कोई सी भी, तो एक कर लियो यार, कोई सी भी हो जाएगी सिंपल। अगर आप योग करना चाहिए यो, अब योग किसकी, अरे इसका जैसे मान लो आपको पाठ का नाम ना पता, भैया योग की मित्रता पाठ क्या और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र, भैया हमें नहीं पता, अब नहीं पता तो यो लिख दो कि प्रस्तुत, मान लो आप यो कर रहे कमजोर छात्र के लायक बता रहे, मैं तो यो लिखिए संदर्भ में
कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का देखा हिंदी हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र। अरे कोई सी भी व्याख्या जो केवल बोर्ड लिख दियो, सही भैया। कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, उसे भी अगर आप लिखोगे तो 2 नंबर। फिर क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखा देख लो कहाँ कहाँ खींच रही भैया, रेखा यहाँ से खींच रही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की नकल उतार दो, यहाँ से यहाँ लो की नकल उतार दो, इसके लिए 2 नंबर। दूसरा तीसरा प्रश्न क्या दे रखा कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। आपने अगर ढूंढा, अगर आपको नहीं मिल लिया अरे साथी जन नहीं मिल रहा, कोई सी भी 2 लाइन उतार दो, कोई सी भी 2 लाइन उतार देना है आपको, कोई सी भी 2 लाइन उतार देनी है और आप एकदम आसानी से इसको क्या कर दोगे, सही कर दोगे। सही है भैया, तो बने रहना वीडियो में। सही भैया, अभी देख लो भाई, जो लास्ट का प्रश्न होता है ना, लास्ट के प्रश्न में तो आपको कुछ नहीं, केवल 2 लाइन उतार देनी इस गद्यांश में, कोई सी भी आपका सही हो गया भैया। कितने नंबर पक्के हो जाएंगे फटाक से बता दो, 6 नंबर आपके एकदम आसानी से, एकदम डिक्टो तरीके से क्या हो जाएंगे भैया, पक्के हो जाते हैं। सही भैया, अब देखो, अब प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 को समझने का प्रयास करियो। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर। अब क्या गद्यांश का था, अब क्या दे दिया मान लो पद्यांश का। अब बात जब पद्यांश की चली तो पद्यांश में सबसे पहले तुम्हें एक तो पाठ का नाम याद करना है। पद्यांश में एक तो तुम्हें करना है पाठ का नाम याद, कोई सा भी करिए दोस्तों, मेरे दिमाग में भी नहीं चल लिया। और एक कर लियो लेखक, मान लो लेखक तो आपने रट लिया सूरदास, लेखक आपने क्या रट लिया भैया, आपने रट लिया, मान लो सूरदास रट लिया आपने कि भैया हमने तो लेखक सूरदास रट ली। भैया सूरदास के पाठ का नाम याद कर लियो अभी मॉडल पेपर तो लाए हो भाई, कर लो। सूरदास लेखक, पद की बात कर रहा मैं, पद की, गद की तो मैंने तुम्हें बता दी, परंतु अब बात किसकी चल रही भैया, एक सेकेंड, बात किसकी चल रही है अब, पद की। तो पद की बात कर रहा सही भैया। समझने का प्रयास करिए। पहला दे रखा जिसे चरण कमल बंदो हरि राई और जाकी प्रभु पंगु गिरी ले हो। अरे यो ऐसा कुछ भी दे देगा तुम्हें यार, पद्यांश दे रखा एक, हम यहाँ तो देखना भैया डिक्टो तरीका। तो डिक्टो तरीका के लिए आ जाओ भैया। नीचे प्रश्न कितने दे रखे, 3 प्रश्न दे रखा। सबसे पहले का पद्यांश का संदर्भ लिखना, प्रस्तुत पद्यांश। देखो यहाँ पद्यांश दे रखा तो पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ का नाम सूरदास वाला रट लियो, पाठ का नाम जो भी होगा एक बार देख लेना भैया, जो भी होगा सूरदास के पाठ का नाम से लिया गया। इसके कवि, देखो पद्यांश में जो वो कवि लिखा जाता है ना कि लेखक, तो इसके कवि कौन है भैया, इसके कवि सूरदास जी, ऐसा लिख दो भैया। कितने नंबर पक्के हो गए, 2। फिर कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आप समझने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे, तो रेखा तो वही इन 2 में खींच रही, और अगर मैं देखो आपको दिखा देता हूँ, ऊपर नहीं खींच रही, मतलब इन 2 में क्या है, रेखा खींच रही। तो इन 2 की भैया व्याख्या करनी है। व्याख्या संस्कृत में लिख रही हो, थोड़ी सी भाषा संस्कृत में, इसको हिंदी में लिखना होता है। जैसे बरियो सुने, देखो सुने, अरे कुछ मत करियो, इसकी तुम्हें रेखांकित अंश की व्याख्या तो लिखनी। अब यो वाली तो नहीं लिखी जाने की पद में, अब यो नहीं लिखी जाने की, तो भैया कौन सी लिखी जाएगी। अरे मेरे प्यारे साथी जन, अगर समझने का प्रयास करोगे तो जो तुम गद्यांश में कर रहे थे, मान लो तुमने ऊपर वाला गद्यांश करा था, तो ये दूसरा जो अथवा वाला गद्यांश था यो तो तुमने छोड़ दिया। मैं कमजोर छात्र के लिए बता रहा हूँ, देखो ऐसे यो वाला तुमने छोड़ दिया। कुछ मत करियो, इसकी 2 लाइन उतार लियो, कोई सी लंबी 2 लाइन उतार दियो। इसकी कोई 2 लाइन उतार के तुम्हें, इसकी 2 लाइन उतार के क्या करना है तुम्हें कि इसकी जो तुम रेखांकित अंश की व्याख्या कर रही, इसकी जगह लिख दो, इसका उत्तर जो उसकी 2 लाइन में से कर दियो। तो जब तुम उसकी 2 लाइन में करोगे, क्योंकि भाई जो एग्जामिनर वो पढ़ता नहीं कभी कॉपी, क्योंकि भाई कॉपी घनी सारी होती है, तो वे इतना पढ़ते नहीं, केवल उन्हें चाहिए भैया लिखा हुआ उन्हें चाहिए भैया लिखा हुआ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है भैया, तीसरा प्रश्न कहता है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, कोई एक अलंकार का नाम याद कर लो। उपमा अलंकार, बस लिख दो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। अरे कुछ भी लिखी है, ये मेन पॉइंट है। कमजोर छात्र के जिन्होंने कॉपी नहीं खोल के देखी, मैं उनके लायक बता रहा हूँ भैया। ऐसा अगर आपने कॉपी खोल के देखी, अगर आप स्टडी बढ़िया कर रहे हो, तो आपका जो पॉइंट सही है वो कर लेना। मैं भी उनके लायक बता रहा, जो कुछ नहीं करते, जिन्होंने बच्चों ने, जितने हमारे भाई हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, मैं उनके लिए ऐसा तरीका बता रहा। सही है भैया, क्योंकि भाई देखो
पास होना चाहिए बंदे, देखो पूरे साल बेकार जाता है अगर बंदा फेल हो जाता है। तो इसलिए देखो अब देखो ये अथवा में दे रखा, मान लो आप अथवा वाला करना चाहो तो भैया आप अथवा वाला भी कर सकते हो। तो अथवा वाले में भी देखो पहला पद्यांश, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर तीसरा प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 3 आते हैं भैया। इसका राइट आंसर कितना, मतलब 6 नंबर का आपका पद्यांश आता है और 6 नंबर का गद्यांश में ये जो व्याख्या आती है। सही भैया। उसके बाद आता प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कहता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में भाई अनुवाद करना होता। अब जैसे हिंदी में अनुवाद वैसे तो देखो यो तो भाई आपको, और इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। हिंदी में अनुवाद करना होता है, जैसे यो दे रखा, एक सेकंड मैं ऊपर एक बार देख लेता हूँ कि कैसे कैसे। हाँ, संदर्भ सही। देखो सबसे पहले जैसा आपको ये दे रखा कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। देखो आपको क्या करना है, देखो इसकी थोड़ी थोड़ी, जैसे कमजोर छात्र, जैसे ये समान है कि एक नगरी भारतीय, तो भारत संस्कृति, संस्कृति भाषा का मतलब भाषा, याच मतलब भाषा, ऐसा ऐसा तुम जो होगा ना अपना थोड़ा थोड़ा क्या करिए ना, ऐसा बना देते हैं। सही भैया। तो ऐसा क्या करते हैं हम, बना देते हैं। और इसके लिए आपको कितने, इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक तो इसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ वही इसका लिखा जाता है। सही भाई। तो इसका जैसा संदर्भ लिखा जाएगा तो आपको संदर्भ इसका अवश्य लिखना होता है, और संदर्भ के साथ ही आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये जो आपको संस्कृत में दे रखी है भैया व्याख्या, तो इसको अगर आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो इसके लिए आपको जो अंक है वे 5 अंक एकदम डिक्टो तरीके से क्या कर दिए जाते हैं, निर्धारित कर दिए जाते हैं। सही भैया। अब यह देखो समझने का प्रयास करियो। अब देखो अथवा में दिया रहा, मान लो आप अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सको, और अगर आप नीचे वाला करना चाहो तो आप नीचे वाला कर सकते हो। अंक आपको केवल कितने निर्धारित कर दिए जाएंगे, 5 अंक आपको निर्धारित कर दिए जाएंगे। अब अथवा का कर लो या भैया बिना अथवा वाला कर लो। सही भैया। अब देखो यह समझने का प्रयास करोगे, अगर भैया यह समझने का प्रयास करोगे तो फिर कि देखो जो प्रश्न संख्या 4 होती है, प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से ही हिंदी में अनुवाद करना। मतलब जैसा आपका श्लोक ना होता, श्लोक कहते ना कि श्लोक याद कर लो, तो ये आपको 2 श्लोक दिए होते हैं। इन 2 श्लोक का आपको, इन 2 श्लोक में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना होता है, वो भी संदर्भ, संदर्भ से ही। पहला संदर्भ लिखेंगे कि वो एक सेकेंड, जो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं कि उस संदर्भ का मतलब होता है कि वो किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है। फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कि भाई इसका आखिरकार हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो एक एक बार अगर आप मॉडल पेपर में थोड़ा सा पढ़ लोगे हो, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा मॉडल पेपर में पढ़ लोगे तो आप आसानी से, और देखो अथवा में दिया मतलब 2 में से एक ही करना, और इसके अंक, इसके लिए अंक कितने निर्धारित है भैया, 5 अंक निर्धारित। सही है भैया, सही है भैया। हाँ। तो अब देखो यह समझने का प्रयास करियो, अगर देखो समझने का प्रयास करियो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहते हैं कि अपने पठित काव्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखो प्रश्नों में से एक का उत्तर देना होता है। जैसे आपने यो ना, देखो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। जैसे शुरू में दे रखा मुक्तिदूत के आधार पर गांधी के बारे में, गांधी का चरित्र चित्रण, या ज्योति जवाहर जो जवाहरलाल नेहरू था उनका चरित्र चित्रण, या फिर आ जाता है, फिर देखो क्या आ जाता है, 1 मिनट समझने का प्रयास करियो भैया। मेवाड़ का आ जाता है, मेवाड़ का आ जाता है, या सुभाष चंद्र बोस का आ जाता है, अग्र पूजा का आ जाता है, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण आ जाता है कि भाई युधिष्ठिर कौन थे, महाभारत आपने देखी होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक आ जाता है, तो आपको एक लिखना होता है। अब देखो इसमें मैं तो आपको सबसे आसान सा कोई देख लेता हूँ। तो देखो इसमें सबसे हल्का होता है कर्ण का। कर्ण के बारे में लिख दियो भैया, कर्ण कौन थे, कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण थे। महाभारत आपने थोड़ी सी तो देखी होगी भाई, पर्दा चलता है टीवी पर, काफी चलती है, तो उस पर आधारित तुम कर्ण का वो लिख दो। और इसके लिए आपको एकदम डिक्टो तरीके से कितने अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं भैया, 1 मिनट समझने का प्रयास करियो। ये आपके 3 नंबर का पेपर में आता है। और जैसे कर्ण की बात है, बहुत सारे आएंगे, तो इसमें आपको एक ही करना, कोई सही। मान लो आप अगर आप कर्ण का कर रहे हैं, जिससे यो रहा देखो भैया कि कर्ण खंड काव्य के दूध सभा में, दूध जहाँ वो जुआ खेल लेते, वे जुआ खेल लेते, द्रौपदी सर्ग का सारांश करिए। मतलब भैया कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरवों ने, जिसमें जो युधिष्ठिर थे वे सभी को हार गए थे, और साथ में उन्होंने बाद में अपनी जो पत्नी थी द्रौपदी उनको भी अपने दांव पर लगा दिया था, और वे उसे भी हार गए थे।
उसे हारने के तो पश्चात जो कहानी वो होनी है, मतलब अपनी तरफ से यार बना के तो इतना थोड़ा बहुत तो लिख देना। सही है भैया, बना के लिख दो। अंक कितने निर्धारित कर दिए जाएंगे? 3। सही है भैया। और देखो समझने का प्रयास करियो। और देखो प्रश्न में क्या दिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अगर यह समझने का प्रयास करोगे तो प्रश्न संख्या 6 आती है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक प्रमुख कृति का, एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। मतलब आपको देखो तीन लेखक दिए हैं, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र। इनमें से तुम्हें एक जीवन परिचय याद करना है। एक जीवन परिचय याद कर लो, उसकी एक रचना कर लो। आपके डिक्टो तरीके से कितने नंबर पक्के हो जाएंगे भैया? आपके एकदम डिक्टो तरीके से आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसी भैया प्रश्न संख्या 6 कहता है कि दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय लिखना होता है। एक का जीवन परिचय याद करना होता है। तुलसीदास का कर लो, सुमित्रा नंदन पंत का कर लो, या सूरदास का कर लो। इनमें से भी आपको एक का लिखना है और एक की उसकी रचना लिखनी है। इसके लिए भी आपको कितने अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं भैया? 5 अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो एकदम डिक्टो तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा तो ये देखो याद करना ही पड़ेगा। कमजोर से कमजोर छात्र भी हो तो आपको वैसे तो मिलना जो व्याख्या बताई आप उसकी भी अगर नकल उतारे होगे तो आप पास तो हो ही जाओगे। इतना तो मैं वही 100% कह सकता हूँ। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कठ स्तर से कोई एक श्लोक लिखे जो आपके इस पेपर में ना आया हो। मतलब क्या होता है ना भैया, एक श्लोक लिखना पड़ता है आपको जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक भैया याद ना है, श्लोक याद ना है, यो तो याद होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर हो गया भैया श्लोक। बस हो गया। अब कुछ भी लिखेगी श्लोक, अब कुछ एक तुम्हें एक तरह से एक दोहा ही तो बना के लिखना। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित वो और अन्न को शीतल करे आपको शीतल हो। अरे कुछ भी लिखिए, यो कुछ भी। इसके लिए आपको एक श्लोक लिखने के आपको 2 नंबर मिलते हैं ताकि आप आसानी से कर सको। सही है भैया। फिर आते हैं निम्नलिखित। फिर प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो भैया ये देखो प्रश्न दे रखे हैं आपको। देखो प्रश्न अगर मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि भैया प्रश्न कितने दे रखे हैं, एक बार समझने का प्रयास करोगे तो आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। देखो भैया पहला प्रश्न, एक सेकंड, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा, 4 प्रश्न दे रखे। इन 4 प्रश्नों का आप इन 4 में से आपको 2 प्रश्नों का हिंदी में अनुवाद करना, जिसके लिए आपको 2 नंबर निर्धारित कर दी जाएगी। उल्टा सीधा करिए और क्या, छोड़ियो मन्ना कुछ भी। अगर आपने छोड़ दो तो आप छूट जाओगे, फेल हो जाओगे, क्या फायदा है। इसमें छोड़ना नहीं, कुछ भी चीज छोड़ने नहीं। सही भैया। और देखो अगर यह समझने का प्रयास करियो। फिर आ जाता है प्रश्न संख्या 9 आता। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि अपने निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जिसके लिए आपको 7 नंबर तैयार करे मिलेंगे। जैसा पर्यावरण पर आ जाओ, आतंकवाद पर, जनसंख्या पर आ जाओ, या नारी शक्तिकरण पर आ जाता है। तो 4 दे रखे, 4 में एक का आपको निबंध लिखना। निबंध लिखने के लिए एक सबसे पहला हेडिंग भैया आपको पता होता है, प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग होता है। और उसके बाद आपको 4 हेडिंग, जो भी 3 हेडिंग अपनी तरफ से बनाकर लिख देना है। और जिसके लिए आपको जो अंक निर्धारित कर दिए गए हैं भैया, कितने 7 अंक निर्धारित कर दिए हैं। और अगर आप देखो कोई से भी, अरे जो मैं आपको ये पेपर का सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ, आप अगर इसके अकॉर्डिंग कर आओगे, अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में देखो 70 नंबर का अगर पेपर आता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 50 प्लस स्कोर पाओगे अगर आपने यही तैयार कर लिया। सही है भैया, इसे आपने अगर तैयार कर लिया तो आप इसमें से किसी एक पे करिएगी। जैसे जनसंख्या वृद्धि पर करिएगा कि भैया हमारा देश में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जिस कारण बेरोजगारी भी अत्यधिक मात्रा में फैली हुई है। इस प्रकार मतलब बना के कुछ भी लिखे आना। सही भैया। फिर प्रश्न संख्या 10 आता। प्रश्न संख्या 10 अपनी विशेष रुचियां का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखना। एक पत्र आ जाता है भैया लिखने को, और पत्र लिखने को जब आ जाता है तो आपको एक पत्र तो भैया लिखना पड़ता है। पत्र लिखना पड़ेगा आपको जरूर। पत्र किस प्रकार, जैसे हिंदी में एप्लीकेशन लिखनी सिखाई होगी आपको कक्षा 6 5वीं में जब होंगे, या कक्षा 8वीं में अगर आप होंगे। वैसे तो आपके स्कूल वालों ने लिखना ही बता दिया होगा, या एक बार 1 मिनट यूट्यूब पर देख लेना कि भाई प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखे कक्षा 10 के लिए। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है, 2 दिए होते हैं, 2 में से 1 लिखना होता है, जिसके लिए आपको जो अंक होते हैं वे 4 अंक भैया निर्धारित कर दिए जाते हैं। सही भैया, कितने अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं? 4 अंक निर्धारित एकदम डिक्टो तरीके से कर दिए जाते हैं। एकदम सिंपल आता, कोई भारी नहीं आता। तो ये होता आपका पेपर का भैया सारांश कि भाई आखिरकार पेपर किस प्रकार। देखो बहुत से कहते हैं कि भाई आपको ग्रामर का रूल, वो व्याकरण का रूल रटना चाहिए। बताओ अगर यो इस प्रकार, यो आज का जो मैंने तुम्हें सैंपल पेपर दिखाया है, क्या इसमें कहीं ग्रामर वाला
सेक्शन फॉलो होया, कुछ भी नहीं होया। तो ये ग्रामर उमर के चक्कर में मत पड़ो। जो तुम्हें कराया भाई पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आना, डिक्टो एकदम डिक्टो, जरा सा अलग भी नहीं आना मेरे प्यारे साथियों, जरा सा अलग भी। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो सैंपल पेपर हमने दिखाया क्लास 10th का था, आपको एकदम डिक्टो तरीके से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इजाज़त लेना चाहूँगा, और हिंदी का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कृपया करके अपने पेपर की अच्छी प्रिपरेशन करें, और अच्छी प्रिपरेशन करें और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर पाए। सही भैया? तो जितने भी साथी जनते वही चैनल पर नए, तो बस आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, बस कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर ले। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, और मिलेंगे नए सैंपल पेपर के साथ। वो नेक्स्ट पेपर आपका जैसे मैथ का पेपर है शायद, तो आप हम आपके लिए मैथ के 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे, 4 क्लास 10th के लिए। और तो आप आसानी से मैथ में तो 100 में से 100 वो मतलब 70 नंबर का ही पेपर आ गया, तो 70 में से 70 स्कोर अच्छी तरह करोगे। तो भाई आज की वीडियो में इजाज़त लेना चाहूँगा, तब तक के लिए जल्दी। सही है भैया?